सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं गुणाजियं चम्पैपुप्फसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। अपन सभी लोगों ने अभी तक जम्बू द्वीप के बारे में समझा। जम्बू द्वीप के कितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उसमें कितने पर्वत, कितने क्षेत्र, कितनी नदियाँ, कौन से पर्वत के किस सरोवर से किस दिशा में कौन सी नदी बहती है, उन सब की डायरेक्शन को देखा। सुदर्शन मेरु पर्वत की पूरी सिचुएशन को देखा। विदेह क्षेत्र की अद्भुत रचना को देखा। उसके 32 उपविदेह कैसे हुए, कितने सरोवर है, कहाँ कर्मभूमि है, कहाँ भोग भूमि है, वो सब बातें अपन ने देखी। उसके बाद कितने पर्वत का कौन कौन सा कलर है और उस पर्वत पे कितनी साइज़ का सरोवर है, उसमें सरोवर की रचना अंदर कैसी है, कमल की रचना उस पर कौन निवास करता है। कांचन पर्वतों को देखा। उसके बाद दिग्गजेंद्र पर्वतों को, गजदंत पर्वतों को, जम्बू और शाल्मली वृक्ष का अद्भुत वर्णन भी अपन ने देखा। कहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान में से जम्बू द्वीप में अभी कितने तीर्थंकर है, तो 4 तीर्थंकर कहाँ पर विराजमान है, वो सारी सिचुएशन को अपन ने देखने का प्रयत्न किया। मोस्टली जम्बू द्वीप सबको समझ में आ गया होगा। अब जम्बू द्वीप के आगे अपने को जो नेक्स्ट समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र, आपको जम्बू द्वीप दिमाग में रखना ही है। जम्बू द्वीप आप समझ लिया है, उसके आगे उसी का ही बेस बन के नेक्स्ट द्वीपों को समझना है। तो जम्बू द्वीप के बाद समुद्र है। आपको मध्यलोक याद होगा, जहाँ अपन ने स्टार्टिंग में राउंड एंड राउंड देखे थे। तो एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र। तो अभी तक इतने दिनों में अपन ने सिर्फ एक जम्बू द्वीप को समझा है। अब उसके बाद जो समुद्र आता है उसका नाम है लवण समुद्र। फाइन। तो यहाँ लिखा है कि जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र स्थित है, वो सभी को पता है। जम्बू द्वीप, उसके बाहर चूड़ी आकार वाला लवण समुद्र उसको घेरा हुआ है। ये चूड़ी के आकार वाला है और इसका व्यास विस्तार 2 लाख योजन है। ये सभी को पता है कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन के विस्तार वाला था, तो उसके बाद वाला समुद्र उससे डबल विस्तार वाला हो जाएगा। यानी जम्बू द्वीप 1 लाख विस्तार का, तो समुद्र हो जाएगा 2 लाख विस्तार का। फिर उसके बाद जो द्वीप आएगा वो उससे डबल हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे जो लवण समुद्र है वो 2 लाख योजन का हो जाएगा। और इस समुद्र के जल सतह का आकार सीधी रखी नाव पर आधी रखी नाव के आकार के समान है। ये एक आचार्य महाराज ने समझाने के लिए लिख दिया है कि उसकी जो जल की सतह होती है उसका आकार कैसा है। तो एक सीधी नाव रखी हो, उसके पर दूसरी नाव उल्टी रख के आधी रखी हो, उसके जैसा उसका आकार है। इसके मध्य तल भाग में चारों ओर 1008 पाताल हैं। ठीक है। जो पूरा समुद्र की जो पूरी गहराई होती है उसमें भी इन्होंने 3 पार्ट कर दिए, उत्तम, मध्यम और जघन्य जैसा। तो जो मध्यम तल भाग है उसमें कितने पाताल है? 1008 पाताल है। आप लोगों को जो पद्म पुराण पढ़ा होगा, और पद्म पुराण के अलावा आपको पता भी होगा कि जो रावण था, तो रावण की लंका नगरी थी। तो आपको पता है लंका नगरी कहाँ थी? क्या लंका नगरी जो अभी अपन जिसको श्रीलंका मानते हैं, क्या तो लंका नगरी वहाँ थी? भारत इधर, श्रीलंका वहाँ, और रावण की जो सोना की लंका बनी थी सोने की, तो वो क्या ये श्रीलंका में थी? तो नहीं, वो श्रीलंका भले उसका नाम है, पर रावण की जो लंका थी वो वहाँ पर नहीं थी। रावण की लंका कहाँ पर थी? लवण समुद्र में थी। ठीक है। तो जम्बू द्वीप में नहीं थी, लवण समुद्र में थी। और लिखा है कि मध्य तल भाग में चारों ओर 1008 पाताल है। वो समुद्र है पूरा, उसका जो मध्य तल भाग है उसमें 1008 पाताल है, और मध्य में उसकी गहराई 1000 योजन है।
फाइन। और पातालोक की जो निचला भाग है, अपन ने अभी मध्य भाग देखा, उसमें 1008 पाताल है, और जो पाताल है उसके जो निचले भाग है वो वायु, और ऊपरी भाग में जल है, और मध्य भाग में यथायोचित रूप से जल और वायु दोनों है। यानी पाताल भी किस तरह से, पहले तो वो जल है, उसमें जो मध्यम तल पर आएंगे तो वहाँ 1008 पाताल है। और पाताल भी किस तरह से, तो पाताल का जो निचला पोर्शन है वो वायु से भरा है, फिर जो बीच का पोर्शन है वो जल से, वायु, और ऊपरी भाग है वो जल से, और जो मध्य भाग है वो जल और वायु दोनों से भरा हुआ है। तो इस तरह से पातालों की सिचुएशन है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये आपने इतना पढ़ लिया, ये पूरा आपका जम्बूद्वीप है, ठीक है। इतना यहाँ से लेके यहाँ सभी ने पढ़ लिया है। ये जम्बूद्वीप की टोटल रचना दिखी। ये जम्बूद्वीप की आपको ये जो दिख रही है पूरी जो बॉर्डर जैसा, उसको बोलते हैं जगती, राइट। जैसे कोई प्लॉट खरीदता है तो प्लॉट के आजू बाजू में क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है, फाइन। ऐसे ही ये जो पूरा जम्बूद्वीप है गोलाकार शेप में 1,00,000 योजन विस्तार वाला, उसके बाहर का जो एरिया है उसको जगती बोला जाता है, वो जगती है, फाइन। और ये जगती फिनिश होने के बाद ये पूरा आपका लवण समुद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लवण समुद्र जो जम्बूद्वीप को घेरा हुआ है। उसका विस्तार कितना बोल दिया, जम्बूद्वीप का यहाँ से यहाँ तक का विस्तार 1,00,000 योजन था, और लवण समुद्र का कितना बोल दिया, 2,00,000 योजन, फाइन। यानी इससे डबल क्या है, लवण समुद्र है। तो ये लवण समुद्र का पूरे पाताल और सब दिखाया हुआ है। आप ये जो आपको सब दिख रहा है चंद्रमा जैसे शेप का, वो सब वहाँ के द्वीप है, और उसमें भी वो पोर्शन कर दिया कि निचला भाग, मध्यम भाग और ऊपरी भाग, इस तरह से 3 पोर्शन बना दिए, फाइन। तो ये लवण समुद्र है। नेक्स्ट, इसके मध्य भाग में क्या है, जल व वायु की हानि वृद्धि होती रहती है। अभी अपन ने देखा था जो पाताल है, पाताल का निचला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग, तो जो मध्य भाग में जल और वायु से जो मध्य भाग मिश्रित है उसमें क्या, जल और वायु की हानि वृद्धि होती रहती है। कभी कभी वायु ज़्यादा, कभी कभी जल के परसेंटेज ज़्यादा। तो फिर इसके कारण क्या होता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, इस शुक्ल पक्ष में इसके जल तल में हानि वृद्धि होती रहती है, ठीक है। इसके कारण इन सब में भी चेंज आता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, समतल से जल की ऊंचाई 11,000 योजन रहती है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बढ़ते बढ़ते वो 16,000 योजन हो जाती है। वो जल की जो ऊंचाई होती है वो धीरे धीरे बढ़ते 16,000 योजन तक हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से घटते घटते फिर अमावस्या तक कितनी हो जाएगी, 11,000 योजन हो जाएगी। तो यहाँ सब कुछ फिक्स है। देख के कितना अपने को, जितने भारत में जो समुद्र है अथवा अपने विश्व में समुद्र है उसका भी अपन एग्जैक्ट इतना नहीं बता सकते कि वो अमावस्या से बढ़ते बढ़ते और प्रतिपदा से बढ़ते बढ़ते अमावस्या तक कितना हो जाता है, और अमावस्या से घटते घटते प्रतिपदा तक कितना हो जाता है, इतना एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते। लेकिन अपने आचार्य महाराज ने लवण समुद्र कितना दूर है अपने यहाँ से, ठीक है, उनके बारे में भी बताया है। वहाँ के समुद्र के बारे में मध्यम तल का भी बता दिया कि वहाँ अमावस्या के दिन समतल से जल की ऊंचाई 11,000 योजन रहती है, और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से बढ़ते बढ़ते 16,000 योजन तक उसकी हाइट पानी की बढ़ जाती है। इस तरह से सारा डिस्क्रिप्शन लवण समुद्र का हुआ। नेक्स्ट, फिर आगम के अनुसार नीचे रहने वाले भवनवासी देवों के उच्छ्वास और निश्वास के कारण ही पातालों में स्थित वायु की वृद्धि हानि होती है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, मध्यलोक, फाइन। मध्यलोक में लवण समुद्र देख रहे हैं सेकंड नंबर का, यानी फर्स्ट नंबर का तो द्वीप जम्बूद्वीप और सेकंड नंबर पे लवण समुद्र है। और समुद्र में तो फर्स्ट नंबर का समुद्र है, लेकिन द्वीप और समुद्र गिने तो सेकंड नंबर पे है। और नीचे क्या है, मध्यलोक के नीचे पूरा अधोलोक है। तो अधोलोक में अब जब अधोलोक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अधोलोक में भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के भवन है। तो लिखा है कि आगम के अनुसार नीचे रहने वाले जो भवनवासी देव है वो अपना उच्छ्वास यानी श्वास लेते हैं, श्वास बाहर करते हैं, उसके कारण जो पाताल है, जो लवण समुद्र का पाताल है, उसमें जो वायु है उसमें वृद्धि हानि होती रहती है। यानी वो देवों के श्वास लेने और निकालने के कारण वो वायु में वृद्धि हानि होती रहती है। अब पातालों के अतिरिक्त इस समुद्र में कौन कौन से द्वीप है, तो इस समुद्र में सूर्य, चंद्र, प्रभास और मगध
ऐसे अनेक द्वीप है। इस प्रकार अनेक प्रकार के द्वीप है और इसमें भवनवासी देवों के आवास बने हुए हैं। राइट, भवनवासी देव अधोलोक में तो रहते ही है, पर भवनवासी देव है वो मध्यलोक में भी उनके भवन बने हुए हैं। तो कहाँ पर बने हुए हैं? तो जो लवण समुद्र है उसके पातालों में उनके ये जो द्वीप है, सूर्य, चंद्र, प्रभास, मागध और आदि अनेक द्वीप है। तो इन सब द्वीपों में भवनवासी देवों के आवास है। फाइन, ये भवनवासी देवों और व्यंतरवासी देवों की जो मूल प्लेस है वो तो अधोलोक में ही है। पर जैसे आपके पास होता है कि कोई व्यक्ति सपोज बॉम्बे में रह रहा है, फाइन, लेकिन हिम्मतनगर में उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अथवा कोई व्यक्ति हिम्मतनगर में रह रहा है लेकिन उसने एक फार्म हाउस बना के रखा है, तो वो कहाँ रहता है? तो वो तो हिम्मतनगर में ये जो महावीर सोसाइटी वहाँ पर रहता है। फाइन, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के तौर पर क्या है कि एक फार्म हाउस उसने, उसके पास ज़्यादा प्लॉट थे, कहीं खेत था, तो वहाँ पे उसने फार्म हाउस बना के रखा है। तो उसका मूल घर तो महावीर सोसाइटी में है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई जो उसने फार्म हाउस बनाया है। फाइन, ऐसे ही अधोलोक में ही भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के मूल आवास है, लेकिन ये जो मध्यलोक में भवनवासी देव जो यहाँ पे पातालों में जो ये द्वीप है उसमें रहते हैं, तो वहाँ उनके आवास हो गए। और इसके अतिरिक्त 48 कुमानुष द्वीप है जिनमें कुभोग भूमियाँ होती है। तो इसके अतिरिक्त 48 जो कुमानुष द्वीप है जिसमें कुभोग भूमियाँ होती है, यानी कुमानुष द्वीप होता है और उसमें कुभोग भूमियाँ होती है। तो इस तरह से ये पूरा लवण समुद्र का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट आगे। अब अपने को धातकी खंड समझना है। तो धातकी खंड कहाँ पर है? तो अपन ने जब पूरा मध्यलोक के वो राउंड एंड राउंड देखा था, तो सबसे पहला द्वीप था जम्बूद्वीप, उसके बाद उसको घेरा हुआ लवण समुद्र था, उसके बाद जो सेकेंड नंबर का द्वीप आएगा उसका नाम है धातकी खंड, यानी फर्स्ट द्वीप जम्बूद्वीप, उसके बाद लवण समुद्र और थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा धातकी खंड। तो धातकी खंड कैसा है? तो लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप है और ये भी कैसा है? वलय आकार, अपन ने देखा था चूड़ी आकार में है। फिर उसके बाद उसके व्यास का, उसका विस्तार कितना है? तो जम्बूद्वीप का 1 लाख था, तो लवण समुद्र का उसका डबल कितना हो जाएगा? 2 लाख योजन। और फिर धातकी खंड गिने तो उसके डबल हो जाएगा, तो यानी 4 लाख योजन उसका विस्तार हो जाएगा। और इस द्वीप की उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण लंबाईमान 2 ईश्वाकार पर्वत है। ये नई बात मिली। अब आप जम्बूद्वीप को समझ चुके हो, जम्बूद्वीप के ही बल पर अपने को आगे के द्वीपों को समझना है। पर यहाँ पे एक बात बोल दिया कि उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण लंबाईमान 2 ईश्वाकार पर्वत है। इसको अभी अपन देखते हैं कि ईश्वाकार पर्वत धातकी खंड में कहाँ पर है। ये पर्वत धातकी खंड द्वीप को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में विभक्त करते हैं। ये पर्वत आने के कारण धातकी खंड है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। किस तरह होता है अभी अपन देखते हैं। सिर्फ आप अभी इतना याद रखिए, ईश्वाकार पर्वत उत्तर दक्षिण ऊपर से नीचे तक, उस ईश्वाकार पर्वत आने का कारण धातकी खंड के 2 पोर्शन हो गए। जैसे सपोज ये स्क्वायर है, पर आप इसको गोलाकार समझ लीजिए और यहाँ ईश्वाकार पर्वत आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पोर्शन हो जाएंगे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ईश्वाकार पर्वत है, उसके कारण जो पूरा धातकी खंड था उसके क्या हो जाएंगे? पूर्व और पश्चिम 2 पार्ट हो जाएंगे। इसको अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। फाइन, इसलिए इन पर्वतों को भी वर्षधर अथवा कुलाचल कहते हैं। जो ईश्वाकार पर्वत है, पर्वत के लिए वर्षधर शब्द भी यूज होता है, कुलाचल शब्द भी यूज होता है। और दोनों पर्वतों पर 4-4 कूट हैं। ये जो ईश्वाकार पर्वत है उसके ऊपर क्या है? 4-4 कूट बने हुए हैं, जिसमें एक एक पर जिनालय और बाकी शेष कूटों पर व्यंतर देवों के निवास हैं। तो आपको फिर से अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए। ईश्वाकार पर्वत पर भी क्या है? 4-4 कूट है और उसमें एक एक कूट पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 4 में से 1 कूट पर अकृत्रिम चैत्यालय, रिमेनिंग जो 3 कूट है उस पे व्यंतर देवों के निवास है। आपने भवनवासी देवों के निवास देखे, पातालों में देखे थे। फाइन, और पातालों में जो द्वीप थे वहाँ पे व्यंतरवासी देवों के निवास स्थान अपन ने जम्बू द्वीप में भी, बाकी जो रिमेनिंग कूट थे जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय था राइट साइड, उसके अलावा जो रिमेनिंग कूट थे वहाँ पे देखे गए। यहाँ व्यंतरवासी देवों के निवास यहाँ पर भी अपने को मिले। अब ये जो सारी बातें हैं कि वो 4 लाख योजन विस्तार वाला है, फाइन, वो बीच में ईश्वाकार पर्वत आने के दो पार्ट में डिवाइड हो गया धातकी खंड,
वो कैसे हुआ और वहाँ कहाँ पर मंदिर है, ये सब कुछ अपन डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट फाइन, ये आपका पूरा डायग्राम, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, जम्बूद्वीप हो गया। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या हो गया, लवण समुद्र। ये पूरा जम्बूद्वीप और ये लवण समुद्र। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा गोलाकार है, ये पूरा जो गोलाकार है वो धातकी खंड हो गया। तो आपको लगेगा माता जी ये सब क्या ड्रॉ किया हुआ है, जम्बूद्वीप तो समझ में आ गया, पर ये सारी पूरी रचना क्या है, तो ये समझना बहुत ईजी है। आपने जम्बूद्वीप अच्छे से समझा है तो आपको लवण समुद्र, आपको धातकी खंड समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जम्बूद्वीप ये, लवण समुद्र यहाँ इतना लिखा दिया। अब धातकी खंड है, फाइन। तो धातकी खंड में अपन ने क्या बोला कि ईश्वाकार पर्वत आने से, तो ईश्वाकार पर्वत यहाँ दिख रहा है आपको। ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है, ये रहा, ये आपको जो ये दिख रहा है, ये ईश्वाकार पर्वत है। और ऐसा ही ईश्वाकार पर्वत आपको उत्तर में दिखेगा। तो अभी अपन ने जब पढ़ा था तब क्या आया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, ईश्वाकार पर्वत है। तो ये रहा ईश्वाकार पर्वत, ये ईश्वाकार पर्वत। तो जब ईश्वाकार पर्वत बीच में आ जाएगा तो ये जो पूरा धातकी खंड था वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। ये पूर्व धातकी खंड और ये पूरा पश्चिम धातकी खंड। ये ईश्वाकार पर्वत इधर भी है तो ये पूरा पूर्व धातकी खंड और ये पश्चिम धातकी खंड। दैट मीन्स जो जम्बूद्वीप है वो जम्बूद्वीप तो एक सिंगल था, राइट, उसमें बीच में कोई ऐसे पर्वत नहीं थे। पर यहाँ पूरा जो धातकी खंड था उसके सेंटर में पर ईश्वाकार पर्वत आने से ये पूरा धातकी खंड दो पार्टों में डिवाइड हो गया, पूर्व धातकी खंड एंड पश्चिम धातकी खंड। तो आपको ये दिख रहा है, ये जम्बूद्वीप, ये एरो किया हुआ है, ये आपका लवण समुद्र, ये धातकी खंड है और धातकी खंड में ये ईश्वाकार पर्वत है। नेक्स्ट, धातकी खंड द्वीप में दो रचनाएं हैं, पूर्व धातकी और पश्चिम धातकी। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। दोनों में पर्वत, क्षेत्र, नदी, तालाब आदि सभी रचनाएं जम्बूद्वीप के समान है, राइट। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप जम्बूद्वीप को अच्छे से समझ लोगे तो आपको बात का समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि बोल दिया धातकी खंड की जितनी रचनाएं आपको ड्रॉ की हुई दिखी, आपको देख के ही लगा होगा इतना सारा क्या है, पर वो सेम जैसी सिचुएशन जम्बूद्वीप में है, पर्वत, नदी, क्षेत्र, तालाब, सारी रचनाएं सेम रचना धातकी खंड में है। लेकिन धातकी खंड में ईश्वाकार पर्वत आने से पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड दो भाग हो गए। इसलिए जो जम्बूद्वीप की जो पूरी रचना धातकी खंड में जैसी है वैसी ही है, लेकिन जम्बूद्वीप में जो रचना है वैसी धातकी खंड में, पर ईश्वाकार पर्वत आने से दो पोर्शन हो गए। इसलिए पूर्व धातकी खंड में पूरी रचना जम्बूद्वीप जैसी और पश्चिम धातकी खंड में भी पूरी रचना जम्बूद्वीप जैसी। इसलिए पूरी रचना यहाँ पे क्या हो गई, डबल हो गई, क्योंकि दो पोर्शन में धातकी खंड डिवाइड हो गया। इसलिए पूर्व धातकी खंड में पूरी जम्बूद्वीप जैसी रचना और पश्चिम धातकी खंड में भी पूरी जम्बूद्वीप जैसी रचना हो जाएगी। और जो जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष के स्थान पर यहाँ क्या है, धातकी वृक्ष है। अपने जो जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा था, क्योंकि अपने यहाँ जम्बू वृक्ष है, इसलिए अपना द्वीप का नाम पड़ गया जम्बूद्वीप। और धातकी खंड में क्या है, जैसे अपने यहाँ जम्बू और शालमली वृक्ष है तो वहाँ पे कौन सा वृक्ष है, धातकी वृक्ष है, इसलिए उस द्वीप का नाम क्या पड़ा, धातकी खंड पड़ा। फाइन। इसके अतिरिक्त से सभी रचनाओं के नाम भी वही है, जैसे नाम जिस क्षेत्र, नदी, पर्वत जो नाम अपने जम्बूद्वीप में थे वैसे ही सेम नाम वहाँ पर कहाँ पर है, धातकी खंड में। बस मेन डिफरेंस यही आ गया कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला था तो वो धातकी खंड है आपका वो 4 लाख योजन विस्तार वाला है, यानी काफ़ी बड़ा है। और उसमें ईश्वाकार पर्वत आने से पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड दो पोर्शन हो गए। इसलिए पूरी रचना क्या हो गई, जो जम्बूद्वीप की पूरी रचना पूर्व धातकी खंड और जम्बूद्वीप की पूरी रचना पश्चिम धातकी खंड में आ गई। फाइन, इसे देख लीजिए कि ये पूरा आपका जम्बूद्वीप, ये लवण समुद्र। अब अपन ने देख लिया ईश्वाकार पर्वत के आने से क्या हो गया, ये पूरा धातकी खंड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अपने को ये पढ़ने मिला कि ये जम्बूद्वीप की जो टोटल रचना थी वो सेम धातकी खंड में है। तो आप देख सकते हो कैसे, देखिए ये आपका क्या था, भरत क्षेत्र था। यहाँ आपको छोटा सा आपका ये भरत क्षेत्र था, तो ये भरत क्षेत्र और उसमें एक विजयात पर्वत था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ये आपका भरत क्षेत्र के सेंटर में विजयात पर्वत आ गया। ठीक है, आपका ये हिमवान पर्वत है, उसके बीच का है पद्मा सरोवर। आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपका हिमवान पर्वत, उसके बीच का ये पद्मा सरोवर हिमवान पर्वत, ये यहाँ से यहाँ आ गया। ये जो हिमवान पर्वत है जिस कलर में इधर है उसी कलर में इधर है। हिमवान पर्वत यहाँ से यहाँ गया, उसके बीच में जो पद्मा सरोवर था, तो यहाँ पे भी पद्मा सरोवर, यहाँ से गंगा और सिंधु निकली थी, तो यहाँ से भी गंगा और सिंधु निकली थी। ठीक है, और फिर विजयात पर्वत आपको बीच में मिल गया, तो विजयात पर्वत ये आ गया। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड 6 पोर्शन इसके भी हो गए। तो जैसी रचना भरत क्षेत्र की थी वैसे ही आपको ये भरत क्षेत्र दिख गया। फाइन। फिर ये हिमवान पर्वत, तो आपका ये हिमवान पर्वत, ये पद्मा सरोवर, तो यहाँ पद्मा सरोवर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्षेत्र जिस कलर का इधर ड्रॉ किया है वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, इस क्षेत्र में जो 2 नदियाँ थी, रोहित एंड रोहितास्या, तो आपको यहाँ पे 2 नदी दिख रही है, रोहित एंड रोहितास्या। ठीक है, और बीच में यहाँ नाविगिरी है। फिर ये आपका नेक्स्ट महाहिमवान पर्वत आया था। ठीक, उसके बाद महाहिमवान पर्वत ये दिख रहा है, ये महाहिमवान पर्वत, और उसके बीच में सरोवर, वहाँ से एक नदी नीचे की ओर आई और एक नदी ऊपर की आई। एक बार इसको जूम कर दो तो और अच्छा दिखेगा। एक बार जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा जम्बू द्वीप है वो 2 पार्ट में किस तरह से ईश्वाकार पर्वत आने से पूरी रचना दोनों ही साइड शिफ्ट हो गई। यानी ये पूरी रचना जम्बूद्वीप की इस साइड और ये जम्बूद्वीप की पूरी रचना पश्चिम साइड भी हो गई, और आपको ये पूरी रचना इधर आपको देखने मिलेगी। फाइन, आप यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है, भरत क्षेत्र है। इसको थोड़ा और जूम हो पाएगा बेटा, फुल जूम कर दो और नीचे लिया। फाइन, गुड। ये भरत क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरत क्षेत्र है, और ये बीच में जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपका विजयात पर्वत है। तो ये जो कलर है वो आपको पूरा यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, भरत क्षेत्र। फाइन, और भरत क्षेत्र के सेंटर में विजयात पर्वत की बॉर्डर, ये विजयात पर्वत। ठीक, ये हिमवान पर्वत पे ये पद्मा सरोवर, तो सेम कलर आप इधर देख रहे हैं, हिमवान पर्वत, उसके ऊपर ये पद्मा सरोवर, वहाँ से गंगा और सिंधु नदी आई, ये विजयात पर्वत की गुफा से निकलकर ऐसे निकल गई। ठीक है, बाद में लवण समुद्र में यहाँ मिल गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये विजयात पर्वत। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 भरत क्षेत्र के भी जैसे यहाँ रचना थी वैसे इधर है, और ईश्वाकार पर्वत आने से आप दूसरी साइड भी सेम रचना देख सकते हो। ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक भरत क्षेत्र है। ये हिमवान पर्वत, जो इधर से इधर हिमवान पर्वत, और वहाँ के पद्मा सरोवर से गंगा और सिंधु 2 नदी निकली, और ये विजयात पर्वत आपको इधर भी दिख रहा है। उसके कारण 1 2 3 4 5 6 पोर्शन इधर भी हो गए। तो ये भरत क्षेत्र आपको समझ में आ गया। फिर हिमवान पर्वत तो आपने देख ही लिया, इधर भी ये हिमवान पर्वत, उसके ऊपर का पद्मा सरोवर भी आपने देख लिया। फिर यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, हिमवान पर्वत के बाद हिमवत क्षेत्र। तो ये आपका हिमवत क्षेत्र उसी कलर में यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। फाइन, यहाँ हिमवत क्षेत्र ये रहा, और यहाँ पे ये हिमवत क्षेत्र ये रहा। हिमवत क्षेत्र में 2 क्या है, नदियाँ हैं, तो आपको इधर भी दिख रही है ये नदी और ये नदी, यहाँ पे भी आपको 2 नदी दिख रही है। ये डार्क कलर है इसलिए वाइट कलर की नाभिगिरी इधर नहीं दिख रही। अब आपका नेक्स्ट महाहिमवान पर्वत आएगा। तो महाहिमवान पर्वत आपको देखो इधर भी दिख रहा है, ये महाहिमवान पर्वत ये दिख रहा है, इसके बीच में सरोवर है, एक नदी ऊपर की साइड और एक नदी नीचे दक्षिण की साइड जा रही है। आप इस साइड देख लीजिए। फाइन, ये आपका महाहिमवान पर्वत जो ये दिख रहा है उसी कलर का, ठीक है, बीच में सरोवर, एक नदी नीचे एक नदी ऊपर की साइड, तो आपको पूरा दिख गया। फिर ये आपका नेक्स्ट क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, वो क्षेत्र आपको उसी कलर में इधर दिख रहा है। इस क्षेत्र में जो 2 नदियाँ बह रही है, तो पूर्व की साइड भी आपको 2 नदियाँ दिख गई। जैसे इस यहाँ पे से जो नदी नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको ये नदी नीचे की ओर आती दिख रही है, और यहाँ से जो नदी ऊपर की ओर आ रही है, तो यहाँ से भी ये नदी ऊपर की ओर आती हुई दिख रही है। तो जो रचना इधर है वो सारी रचना आपको इधर मिलेगी।
फिर ये आपका जो निषद पर्वत आएगा, तो ये निषद पर्वत आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बीच में जो सेंटर में सरोवर है वो इधर भी दिख रहा है। जो नीचे की ओर एक नदी जा रही है, एक नदी ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एक नदी नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर जा रही है। तो इस तरह से अपन देखो, आपको यहाँ आराम से दिख रहा है। अपन बोलते थे सीता और सीतोदा नदी लवण समुद्र में मिलती है, तो देखो ये मिल गई। फाइन। तो इस तरह से ये जो पूरा विदेश क्षेत्र है, ठीक है, वो विदेश क्षेत्र की पूरी रचना यहाँ से यहाँ तक सेम रचना इतनी कम जगह में इतना बनाना टफ हो जाता है। इसलिए आपको समझ लेना है कि ये पूरी की पूरी रचना इधर है। अब विदेश क्षेत्र के यहाँ से लेके यहाँ की पूरी जम्बूद्वीप की विदेश क्षेत्र की रचना, यहाँ पूरी आपको रचना मिलेगी और ऐसी ही रचना आपको उस साइड भी मिलेगी। अपन देख लेते हैं वहाँ पे भी। ठीक, ये जो विदेश क्षेत्र का जम्बूद्वीप था उसकी पूरी रचना यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, आपका विदेश क्षेत्र है। और विदेश क्षेत्र में भी ये सीता और सीतोदा नदी थी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं सीता और सीतोदा नदी, ये सीता नदी और ये सीतोदा नदी विदेश क्षेत्र में भी है। और उसके सेंटर में जो सुमेरु पर्वत था, तो आपको बहुत अच्छी बात पता चली। सुमेरु पर्वत अपन ने जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरु देखे थे। फिर एक क्वेश्चन मन में रह गया था जब पंचमेरु पढ़ते थे तब, कि पंचमेरु में 5 पर्वत जो है उसमें से सुदर्शन मेरु तो जम्बूद्वीप में है, बाकी 4 मेरु कहाँ पर है। तो आप यहाँ देख लीजिए, एक मेरु आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम तार्किक खंड में, और एक मेरु आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही लाइन में, ये सुदर्शन मेरु, उसी की जस्ट लाइन, यहाँ लाइन में आपको तार्किक खंड में, पश्चिम तार्किक खंड में एक मेरु मिलेगा और एक मेरु आपको पूर्व तार्किक खंड में मिलेगा, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो कितने मेरु का आपको मिल गए, एक बार जूम आउट करो, 3 मेरु आपको एक साथ दिख जाएंगे। तो कौन कौन से मेरु हो गए, जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरु, पूर्व तार्किक खंड में विजय मेरु और पश्चिम तार्किक खंड में अचल मेरु। तो आपने देख लिया ये सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप का। अब क्वेश्चन था बाकी 4 मेरु कहाँ हैं, तो उसमें से 2 मेरु के दर्शन अपने को और हो गए। दूसरा मेरु कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे पूर्व तार्किक खंड में, और पश्चिम तार्किक खंड में भी अपने को एक मेरु मिलेगा। तो ये सुदर्शन मेरु, ये विजय मेरु और ये अचल मेरु, तो 3 मेरु के टोटल अपने को दर्शन अभी तक हो गए। अभी और 2 मेरु बचे हैं, तो वो कहाँ पर है, वो अपने को आगे आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आएंगे। आपको एक लाइन में तीनों ही मेरु दिख रहे हैं। देखिए एक पोजीशन, पूरी रचना सेम बनी हुई है, जैसे जम्बूद्वीप की है वैसे ही पूरी पूर्व तार्किक खंड में, वैसे ही पूरी रचना आपको पश्चिम तार्किक खंड में। अब आप देख लीजिए नील पर्वत, तो आपको दोनों ही साइड नील पर्वत दिख रहा है। फाइन, नील पर्वत के सेंटर में सरोवर है, तो आपको यहाँ दोनों ही साइड सेम रचना दिख रही है। फिर आपका जो ये पर्वत आएगा जिसको कहते हैं रुक्मी पर्वत, तो वो आपको ये नील पर्वत, फिर आपका क्षेत्र आएगा। तो एक क्षेत्र है उसमें दोनों साइड 2 नदियाँ हैं, तो यहाँ क्षेत्र में भी आपको ये नदी और ये नदी 2 नदियाँ दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये क्षेत्र का कलर है वैसे ये क्षेत्र का कलर है, और ये क्षेत्र का भी सेम, दोनों साइड ये पूर्व तार्किक खंड, ये पश्चिम तार्किक खंड में सेम रचना। फिर आपका नेक्स्ट पर्वत जो जम्बूद्वीप में था वैसे ही कलर का एक पर्वत आपको यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ये पूरा हाथ से ड्रॉ करके उसमें स्पार्कल कलर कपड़े पे ड्रॉ करके पूरा खुद बनाया हुआ है। वहाँ सलेहा में जब हम लोग थे तब लॉकडाउन के टाइम का यूटिलाइज़ करके बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करके उसमें कलर और सब किया था। तो वैसा ही जैसा रचना है वैसे का वैसा बनाने का ट्राई किया है। तो ये पर्वत जो आपको इधर दिख रहा है पर्वत का सरोवर, तो यहाँ पे भी सरोवर है, दोनों साइड नीचे और ऊपर की साइड जो नदी बह रही है, तो यहाँ पे भी ऊपर की साइड एक नीचे की साइड नदी बह रही है। और जो सिचुएशन इधर है वो आप इधर भी देख सकते हो, ये पर्वत रहा, सरोवर, नीचे की साइड नदी जा रही है, तो ऊपर के क्षेत्र में जा रही है। फाइन, फिर ये जो क्षेत्र मिला उसके दोनों जो नदियाँ हैं वो अपने को उसी कलर में 2 नदियाँ अपने को दिख रही है। ये सेंटर में नाभीगिरी है, यहाँ पे डार्क कलर होने से नाभीगिरी नहीं शो हो रही है, ये नाभीगिरी। ऐसी ही रचना इधर, फाइन, ये आपकी 2 नदियाँ दिख रही सेंटर में नाभीगिरी। फिर जो नेक्स्ट पर्वत आएगा तो यहाँ पे भी वो पर्वत, इस साइड भी वो पर्वत, यहाँ बीच में सरोवर है, तो अपने को इस एरिया में भी सरोवर, इस एरिया में भी सरोवर।
और अपन ने देखा था जो पुंडरीक सरोवर है वो 3 नदियाँ उसमें से बहती है, रोहित, रोहिता, रक्ता, रक्तोदा और नीचे की साइड एक नदी निकलेगी सुवर्णकुला, तो सेम रुप्यकुला। तो सेम इधर दिख रही है आपको कि ये जो सरोवर है वहाँ से एक नदी ये नीचे के क्षेत्र में आई और 2 नदी ऊपर के ऐरावत क्षेत्र में गई, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ ऐरावत क्षेत्र है जो आपको इधर इतना दिख रहा है, वो पूरा ऐरावत क्षेत्र। ये फिर विश्वाकार पर्वत आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐरावत क्षेत्र, ये बीच में विजयात पर्वत, ये विजयात पर्वत, यहाँ से जो नदियाँ निकली दोनों साइड से, तो दोनों देखो इधर आई, तो विजयात पर्वत आने के कारण और ये 2 नदी आने के कारण ऐरावत क्षेत्र के फिर से क्या बरक क्षेत्र की तरह 6 खंड हो गए। तो यहाँ पे भी ऐरावत क्षेत्र के बरक क्षेत्र की तरह 6 खंड हो गए। तो आपको समझ में आ गया, जैसी जम्बूद्वीप की रचना है वैसे ही धातकी खंड में, पूर्व धातकी खंड में रचना है, वैसे ही पश्चिम धातकी खंड में रचना है। तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब उसको छोटा करिए, थोड़ा सा छोटा करिए जिसमें पूरा डायग्राम दिख जाए, और थोड़ा छोटा, फाइन। इसको एक बार रन कर दो स्लाइड को। अब इसमें आप आराम से देख लीजिए कि यह आपका भरत क्षेत्र हो गया, फिर हिमवान पर्वत, फिर उसके बाद हिमवत क्षेत्र हो गया, फिर ये महाहिमवान पर्वत, फिर ये जो दिख रहा है वो नेक्स्ट क्षेत्र आया हरि क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र के बाद आपका आ जाएगा हिमवान, महाहिमवान, निषद, ये निषद पर्वत मिल गया, फिर उसके बाद ये विदेह क्षेत्र आ गया यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ये नील पर्वत आ गया। उसके बाद आपके कितने क्षेत्र हो गए, भरत, हिमवत, हरि, विदेह। अब आपका ये रम्य क्षेत्र हो गया, फिर ये आपका नेक्स्ट पर्वत आ गया। तो कौन सा पर्वत आया आपका, अभी तक आपके कितने पर्वत हो गए, हिमवान, ये हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, ये निषद पर्वत, ये नील पर्वत, तो ये रुक्मी पर्वत हो गया आपका। ठीक है, जैसा इधर है वैसा। फिर आपका नेक्स्ट क्षेत्र आया, तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, रम्यक तक हो गया था, अब हिरण्यवत क्षेत्र हो गया। ये फर्स्ट जो आपका भरत क्षेत्र, फिर ये जो नेक्स्ट जो क्षेत्र आया वो हिमवत, फिर नेक्स्ट जो क्षेत्र आया वो हरि, फिर उसके बाद विदेह क्षेत्र, फिर हरि, विदेह, निषद, भरत, हिमवत, हरि, विदेह, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, तो ये रुक्मी पर्वत हो गया। और उसके बाद ये लास्ट ऊपर शिखरिन पर्वत यहाँ दिख रहा है, और ये ऐरावत क्षेत्र है। तो इस तरह से पूरी रचना जैसी जम्बूद्वीप में इधर है वैसे ही इस साइड भी बनी हुई है। तो ये देख के बिल्कुल डरना नहीं है कि इतना सारा क्या जा रहा है, जैसा जम्बूद्वीप वैसा ही, वही नाम, वही साइज, सब सेम रचना पूरी इधर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने यहाँ पे कितने तीर्थंकरों के दर्शन किए थे, कितने अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन किए थे, 78 अकृत्रिम चैत्यालयों के खाली जम्बूद्वीप में दर्शन किए थे। तो अब 78 कितने कहाँ के हो गए, पूर्व धातकी खंड के, और 78 कहाँ के हो गए, पश्चिम धातकी खंड के। तो अब आपको कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 78 जम्बूद्वीप के, 78 पूर्व धातकी खंड के और 78 पश्चिम धातकी खंड के, 234 कितने हो गए, 234 अकृत्रिम चैत्यालयों की आपकी वंदना यहाँ पे हो गई। समझ में आया, जम्बूद्वीप समझो तो फिर उसका आगे का समझना बहुत इजी है। जम्बूद्वीप के 78 चैत्यालय याद है, तो वैसे ही रचना पूर्व धातकी खंड में, तो 78 + 78, फिर यहाँ 78 फिर से, तो 234 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आपकी धातकी खंड तक फिनिश हो गई। फाइन, 3 मेरू की पोजीशन भी आपने देख ली। विद्यमान 20 तीर्थंकर में से 4 तीर्थंकरों की पोजीशन अपन ने देखी थी जम्बूद्वीप में। यहाँ पे थी 8, 9, फिर यहाँ 24 और 25 बराबर। अभी जो 20 तीर्थंकर है उसमें से 4 तीर्थंकर इस उप विधेय में है। वैसा ही आप समझ लीजिए जो बाकी ये जो 4 तीर्थंकर जैसे जिस सिचुएशन में कि 8, 9, 24 और 25 नंबर के उपविधेय में थे, वैसे ही आपको पूर्व धातकी खंड में समझना है और वैसे ही आपको पश्चिम धातकी खंड में समझना है। तो कितने तीर्थंकरों के दर्शन यहाँ पे मिल गए, 4 तो इधर मिले थे,
तो 4 अपने को वैसी सिचुएशन में इधर मिलेंगे और 4 इधर मिलेंगे। तो कितने तीर्थंकरों के दर्शन हुए? 4 3 12। तो 12 विद्यमान तीर्थंकरों के दर्शन आपने यहाँ फिनिश किए। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो 20 विद्यमान तीर्थंकर अपन विदेह क्षेत्र में बोलते हैं उसमें से धात्की खंड तक अपने को 12 विद्यमान तीर्थंकर के दर्शन हो पाए, 3 मेरू के दर्शन हो पाए और बाकी जो 78 चैत्यालय इधर थे वो पूरे 78 चैत्यालय के दर्शन इधर और इधर दोनों साइड हो गए। तो आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फाइन। अब ये डायग्राम बिल्कुल हाथ से ड्रॉ करके पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है और उसमें पेंसिल कलर से ड्रॉ किया हुआ है जिससे एकदम लाइट और आपको समझ में आ जाए। ये आपका सिंपल जम्बूद्वीप ड्रॉ कर दिया है, राइट। ये राउंड करके जम्बूद्वीप, फिर ये जो वाइट कलर में दिख रहा है वो लवण समुद्र हो गया। और ये पूरी रचना जो जम्बूद्वीप जैसी सेम रचना पूर्व धात्की खंड और ये पश्चिम धात्की खंड में है। समझ में आ गई? यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है ये आपका भरत क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक और उसमें ये हो जाएगा आपका विजयात पर्वत। फिर ये जो इतना दिख रहा है वो आपका नेक्स्ट जो फर्स्ट नंबर का हिमवान पर्वत है वो है। फिर आपका दूसरे नंबर का क्षेत्र, ये जो छोटा एरिया दिखाया है वो पर्वत दिखाया, महाहिमवान पर्वत। फिर ये तीसरा पर्वत, ये चौथा पर्वत, ये पांचवा पर्वत, ये छठा पर्वत और ये भरत क्षेत्र का विजयात पर्वत। तो 6 पर्वत है जम्बूद्वीप में। तो 6 पर्वत आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसीलिए बनाया था कि आप आराम से पर्वत और नदियाँ ड्रॉ समझ सको, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट कलर है तो उसको समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब क्षेत्र भी काउंट कर लीजिए, ये भरत क्षेत्र, ये फर्स्ट नंबर का क्षेत्र, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये फोर्थ नंबर का, ये फिफ्थ नंबर का, ये 6 एंड ये ऐरावत क्षेत्र 7वें नंबर का। तो ये 7 क्या हो गए? क्षेत्र हो गए। ये बीच में जो दिख रही है वो नाभिगिरी है, तो ये 4 नाभिगिरी आपको दिख जाएगी, राइट। 1 2 3 एंड 4। और ये जो राउंड है वो क्या है? तो आपको पता है ये मेरू है, ये अचल मेरू है, राइट। ये आपको पूरी लाइन में दिख रहा है, ये सुदर्शन मेरू, ये विजय मेरू और ये अचल मेरू, उसका राउंड है। और 4 नाभिगिरी 4 क्षेत्रों में हो गई और ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का ये विजयात पर्वत हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ देख लिया। वैसे ही सेम रचना पश्चिम धात्की खंड में है, वैसे ही पूर्व धात्की खंड में है। तो 7 क्षेत्र देख लिए, 6 पर्वत देख लिए और हर एक पर्वत के बीच में सरोवर है। तो यहाँ से जो एक नदी नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड नाभिगिरी की अर्थ परिक्रमा करते हुए जो यहाँ पे जो समुद्र है वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कालोदधी समुद्र मिलेगा, तो वहाँ पे नदियाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरी नदियाँ भी दिख रही है, ये गंगा सिंधु नदी, राइट। इस तरह से ये पूरी 14 महानदियाँ भी हो गई। अब ये क्या ड्रॉ किया हुआ है? इसमें एक ये नई बात है जो अपन ने उस डायग्राम में नहीं देखी थी। ये ईश्वाकार पर्वत तो है, यहाँ पे ऐसा कोई टूटा हुआ नहीं होता, ये बीच में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि किस तरह से 2 पोर्शन हुए। तो ईश्वाकार पर्वत आने के कारण ये पूरा पूर्व धात्की खंड हो गया और ये पूरा पश्चिम धात्की खंड। और ईश्वाकार पर्वत पे अभी अपन ने देखे थे 4-4 फुट होते हैं, तो ये पर्वत है, ये तो 2 डायमेंशन में है, राइट। आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि क्या होगा, 4-4 फुट होते हैं। तो यहाँ 4 फुट है। अब 4 फुट में से 1 फुट पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय। तो एक कृत्रिम चैत्यालय इधर और एक का कृत्रिम चैत्यालय इधर। अपन ने देखा था कि ईश्वाकार पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर है, फाइन। और उसमें 4-4 फुट है, तो इधर 4 फुट समझिए, इधर 4 फुट और 1-1 फुट पर 1-1 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 2 अकृत्रिम चैत्यालय इधर हुए। तो अभी तक अपन ने कितने देखे थे? 234 अकृत्रिम चैत्यालय देखे थे। उसमें आपको ईश्वाकार पर्वत के 2 अकृत्रिम चैत्यालय को भी ऐड करना होगा। तो कितने हो गए? 236 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना आपकी धात्की खंड तक फिनिश हुई। तो आपको धात्की खंड यहाँ आराम से बिल्कुल कितने अच्छे कलर से ड्रॉ किया हुआ है, आराम से आपने धात्की खंड की रचना समझ ली। जम्बूद्वीप समझ लिया, इधर पेस्ट कर दो पूरा जम्बूद्वीप को और इधर पेस्ट कर दो, तो आपका क्या बन गया? पूर्व धात्की खंड, पश्चिम धात्की खंड। जस्ट ईश्वाकार पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय 2 और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। और सुदर्शन मेरू के बाद ये विजय मेरू और ये अचल मेरू की रचना भी आपको समझ में आ गई। तो इतना अपना फिनिश हुआ और 236 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना भी हुई। नेक्स्ट
फाइन, ये लिखा हुआ है अचल और यहाँ विजयवीर। नेक्स्ट, तो इस तरह यहाँ पे दाक्षी खंड की पूरी रचना फिनिश हुई। अब अपने को कालोदधी समुद्र, जो नेक्स्ट समुद्र आएगा, सबसे पहले जम्बूद्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद अपन ने धातकी खंड देखा। अब धातकी खंड के बाद जो चौथे नंबर पे है उसका नाम कालोदधी समुद्र, यानी समुद्र में गिनेंगे तो सेकंड नंबर पे, और द्वीप एंड समुद्र गिनेंगे तो ये चौथे नंबर पे कालोदधी आएगा, और समुद्र से गिनेंगे तो सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर का समुद्र लवण समुद्र और सेकंड नंबर का समुद्र कालोदधी समुद्र। तो कालोदधी समुद्र, कालोदग बोलो, कालोदधी बोलो, कालोद समुद्र बोलो, इट्स ओके, सब एक ही बात है। दातकी खंड द्वीप को घेरे हुए कौन सा समुद्र है? कालोदधी। फाइन, इसका विस्तार कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 8, जम्बूद्वीप 1 का, लवण समुद्र 2 का, 2 लाख योजन का यानी 1 लाख योजन समझना, फिर 2 लाख योजन, फिर उसके बाद दातकी खंड 4 लाख योजन का, तो फिर कालोदधी समुद्र उससे डबल यानी 8 लाख योजन का हो गया। और इसकी गहराई सर्वत्र क्या है? समुद्र की गहराई, समुद्र है इसलिए उसकी डेप्थ भी होती है, तो वो 1000 योजन है। वो ऑलरेडी अपन ने जब समुद्र समझा था तब समझा था, राइट। इस समुद्र में पाताल नहीं है, जैसे लवण समुद्र में क्या था? नीचे पाताल थी, और पाताल में भी अनेक प्रकार के द्वीप थे मध्य पाताल में, यहाँ पे वो कुछ नहीं है। इसके भीतरी और बाह्य भागों में लवण समुद्र की तरह 24-24 द्वीप है, ठीक है। तो जो ये पाताल नहीं है इसमें, लेकिन जो कालोदधी समुद्र का अंदर का और बाहर का जो पोर्शन है उसमें लवण समुद्र की तरह यहाँ पे कितने कितने द्वीप है? तो 24-24 द्वीप है। और इस द्वीप में कुबो भूमि के मनुष्य और तिर्यंश निवास करते हैं, ठीक है। कुबो भूमि जो अपन ने बहुत बार शब्द सुना हुआ है कि या कोई कुपात्र को दान देता है तो वो कहाँ जन्म लेता है? कुबो भूमि में। कोई सूतक पातक में दान देता है तो उसका जन्म कहाँ होता है? कुबो भूमि में। तो कहाँ जन्म होगा? देख लीजिए आप, कालोदधी समुद्र में जो कुबो भूमियाँ बनी हुई है वहाँ मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव बनेंगे, ठीक है। तो कुबो भूमियाँ कहाँ पर है? तो यहाँ अपन ने लवण समुद्र में भी देखी थी कि लवण समुद्र में कुबो भूमियाँ हैं, और यहाँ पे कालोदधी समुद्र में भी है। तो कालोदधी समुद्र की कुबो भूमि के मनुष्य और तिर्यंश वहाँ पे रहते हैं, ठीक। ये अंतर्द्वीप होते हैं, उसमें कुबो भूमियाँ होती है, वहाँ पे ये जीव निवास करते हैं। नेक्स्ट, अब कालोदधी समुद्र आपको दिख रहा होगा, ये जम्बूद्वीप, ये नेक्स्ट लवण समुद्र, फिर ये आपका दातकी खंड पूरी रचना, और ये जो बाहर का आपको दिख रहा है वो पूरा आपका क्या है? कालोदधी समुद्र। यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है? कालोदधी समुद्र। तो अभी तक आपने क्या देखा? जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये आपका धातकी खंड, और ये आपका कालोदधी समुद्र। तो कालोदधी समुद्र कितना हो गया? तो कालोदधी समुद्र ये 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन का उसका डबल, धातकी खंड 4 लाख योजन का, और 1 2 डबल 2 का डबल 4 4 का डबल 8, तो 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र है। उसका कालोदधी समुद्र अपन ने समझ लिया। अब अपने को नेक्स्ट द्वीप समझना है जिसका नाम है पुष्करवर द्वीप। फाइन, पुष्करवर द्वीप। अब पुष्करवर द्वीप में क्या है? तो बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं डरना है। जैसा जम्बूद्वीप है वैसे ही पूर्व धातकी खंड की रचना, वैसे ही पश्चिम धातकी खंड की रचना। अब पुष्करवर द्वीप की क्या रचना है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, तो उसको अपन पुष्करवर द्वीप को भी समझ लेंगे। तो जो कालोदधी समुद्र है उसको घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है, ठीक है। अपन ने देख लिया डायग्राम में, कालोदधी समुद्र को घेरे हुए उसका नेक्स्ट द्वीप है। उसका विस्तार कितना है? तो उसका विस्तार पुष्करवर द्वीप का कितना हो जाएगा? कालोदधी से डबल। तो कालोदधी का 8 लाख योजन था, तो पुष्करवर का डबल हो जाएगा, तो 16 लाख योजन हो जाएगा। इस द्वीप के बीचों बीच में कुंडलाकार एक मानुष्योत्तर पर्वत है, ठीक है। कुंडल होते हैं जैसे, तो कुंडल के आकार का जैसे पूरा द्वीप है, ये समझ लीजिए आपका पूरा गोल आकार में द्वीप है। ये द्वीप है ऊपर का गोल आकार में, और उसके द्वीप के सेंटर में गोल आकार में पर्वत है, कुंडल आकार का यानी गोल आकार का पर्वत है। तो वो कौन सा? मानुष्योत्तर पर्वत है। अभी अपन डायग्राम में देखते हैं। इस कारण से इस द्वीप के 2 भाग हो गए, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। बीच में मानुष्योत्तर पर्वत आने से
पूरा पुष्करवर द्वीप के दो भाग हो गए, एक अंदर का जो जम्बू द्वीप की साइड है उसका बोल दिया आभ्यंतर, और जो बाहर का पोर्शन बचेगा उसको बोल दिया बाह्यंतर, बाह्य भाग। आभ्यंतर भाग में ही मनुष्यों का अवस्थान है और मानुषोत्तर पर्वत की उस साइड राइट उल्लंघन कर बाह्य भाग में उनका सामर्थ्य नहीं है। पुष्करवर द्वीप के अभ्यंतर भाग को पुष्करार्ध भी कहते हैं। पुष्करार्ध का मतलब पुष्कर प्लस अर्ध, यानी जो पूरा पुष्करवर द्वीप था वो मानुषोत्तर पर्वत आने के कारण आधा आधा डिवाइड हो गया, इसलिए पुष्करार्ध भी कहते हैं। और इसकी समस्त रचना गादकी खंड द्वीप के समान है, सिर्फ गादकी खंड द्वीप में धातकी वृक्ष था, इसलिए धातकी वृक्ष होने के कारण उसका नाम धातकी खंड पड़ गया था। और यहाँ पे पुष्कर वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का नाम पुष्करवर द्वीप पड़ गया। जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, इसलिए जम्बू द्वीप नाम पड़ा। दादकी खंड में दादकी वृक्ष है, इसलिए उस द्वीप का नाम दादकी खंड पड़ा। और पुष्करवर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, इसलिए उस द्वीप का नाम पुष्करवर द्वीप पड़ा। अब अपन ने जितना ये पढ़ा उसको डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ आपको समझाने के लिए बहुत इजी बना हुआ है। ये सबसे फर्स्ट जो राउंड है वो आपका जम्बू द्वीप, जो नेक्स्ट राउंड है वो हो गया लवण समुद्र, फिर ये जो थर्ड नंबर का राउंड है वो धातकी खंड हो गया। और धातकी खंड में अपन ने देखा था कि ईश्वाकार पर्वत है, ये ईश्वाकार पर्वत ड्रॉ किया हुआ है, उसके कारण ये पूर्व धातकी खंड और ये पूरी रचना पश्चिम धातकी खंड। उसके बाद अपन ने कालोदधी समुद्र देखा, तो ये कालोदधी समुद्र। और फिर उसके बाद जो अपन पुष्करवर द्वीप देख रहे हैं ये पूरा पुष्करवर द्वीप है। और पुष्करवर द्वीप में भी बीच में ये पर्वत, क्योंकि अपन ने देखा कि जैसी रचना धातकी खंड की है वैसी ही रचना पुष्करवर द्वीप की है। तो धातकी खंड में जैसे ईश्वाकार पर्वत है वैसे पूर्व पुष्करवर द्वीप में भी उत्तर और दक्षिण में ईश्वाकार पर्वत है, इसलिए पुष्करवर द्वीप के भी दो पोर्शन हो गए, पूर्व पुष्करवर द्वीप और पश्चिम पुष्करवर द्वीप। ठीक, तो आपको इतना पूरा समझ में आ गया, जितनी जैसी रचना धातकी खंड की वैसी ही रचना पुष्करवर द्वीप की, वैसा ही ईश्वाकार पर्वत आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। इसलिए पूरा पुष्करवर द्वीप दो पार्ट में डिवाइड हो गए ईश्वाकार पर्वत आने से, पूर्व पुष्करवर द्वीप और पश्चिम पुष्करवर द्वीप। अब पुष्करवर द्वीप में ऐसी क्या बात है जो बीच में बोला था कि कुंडल आकार का मानुषोत्तर पर्वत है, तो अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर का पूरा बना हुआ है वो क्या है, मानुषोत्तर पर्वत। ये जम्बू द्वीप, ये लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड, उसके ईश्वाकार पर्वत, फिर कालोदधी समुद्र, ये पूरा पुष्करवर द्वीप था और उसके ईश्वाकार पर्वत, उसके कारण ये पूर्व पुष्करवर द्वीप, ये पश्चिम पुष्करवर द्वीप, और कुंडल आकार का ये पूरा क्या है, गोल जो मानुषोत्तर पर्वत है। तो ये जो पूरा पुष्करवर द्वीप था यहाँ से लेके यहाँ पूरा पुष्करवर, वो आधे आधे में डिवाइड हो गया, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, पुष्करार्ध। ये पुष्करार्ध ये आधा हो गया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन है उसको आभ्यंतर पोर्शन कहेंगे और इसको बाह्य का पोर्शन कहेंगे। और पुष्करार्ध यानी जम्बू द्वीप से लेके यहाँ तक का बोल देंगे पुष्करार्ध। ठीक है, तो इस तरह से मानुषोत्तर पर्वत है। नेक्स्ट, अब वो मानुषोत्तर पर्वत है, यह पर्वत पुष्करवर द्वीप के मध्य में कुंडलाकार रूप में स्थित है, वो अपन ने देख लिया। इसका भीतरी भाग दीवार की तरह सीधा है। आपको हमेशा जब जम्बू द्वीप और ये सब पढ़ो तब याद रखना कि अपने यहाँ जैसे पर्वत होते कि नीचे चौड़े चौड़े और ऊपर जाते जाते पतले हो जाते, चोटी जैसा हो जाता है, वहाँ सारे पर्वत दीवार की तरह होते हैं। सीधी जैसे ये है, ये दीवार है, तो ये पूरा पर्वत पूरे दीवार की तरह होते हैं। तो ये जो पर्वत है अब 2 डायमेंशन में ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ एक लाइनिंग बना दी गोल आकार की। ठीक, तो इसका भीतरी भाग दीवार की तरह सीधा है तथा बाह्य भाग ऊपर से नीचे क्रमशः घटता हुआ है। ठीक है, यानी अंदर का भाग तो बिल्कुल सीधा है, पर बाहर का पोर्शन देखोगे तो घटता घटता हुआ दिखेगा। इस पर्वत पर 20 कूट है। मानुषोत्तर पर्वत पर कितने कूट बने हुए हैं, तो 20 कूट है। और इस कूटों की अग्रभूमि में यानी अग्रभूमि में मनुष्य लोक की तरह चारों दिशाओं में 4 सिद्धायतन कूट है। तो ये अपन डायग्राम में कल देखेंगे कि मानुषोत्तर पर्वत है उसमें किस तरह से कूट बना हुआ है और किस तरह चारों दिशा में 4 सिद्धायतन कूट है। तो मानुषोत्तर पर्वत के 4 सिद्धायतन कूट अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट, पहले अपन खाली आज पढ़ लेते हैं कि सिद्धायतन कूटों पर जिन मंदिर है। तो आपको अभी तक कितने जिन मंदिर के दर्शन हुए,
236 जिन मंदिरों के दर्शन हो गए। अभी तक अपन ने धातकी खंड तक 236 जिन मंदिरों के दर्शन किए थे। और ये जो मानुषोत्तर पर्वत के सिद्धार्थन कूट पर चारों दिशा में यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा के सिद्धार्थन कूट पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 236 में और 4 ऐड कर दीजिए तो 240 अकृत्रिम मंदिरों के दर्शन अपने को मानुषोत्तर पर्वत के 4 मिला के हुए। और अभी अपने को पुष्करार्ध द्वीप जो आधा द्वीप है उसके अकृत्रिम चैत्यालयों को गिनना बाकी है। मनुष्य इस पर्वत को लांघ नहीं सकता। मनुष्य की लिमिटेशन है कि जो मनुष्य है वो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र और उसके बाद जो पुष्करार्ध जो मानुषोत्तर पर्वत जहाँ आ जाता है वहाँ तक ही जा सकता है। मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस करके इस साइड का जो बाहर की साइड का जो पुष्करवर द्वीप आधा था वहाँ तक वो नहीं जा सकता। और उसके बाद जो असंख्य द्वीप और समुद्र है उसमें भी मनुष्य नहीं जा सकता। यानी उसका मतलब 2.5 द्वीप तक ही उसकी लिमिटेशन है। अभी मैं बता रही हूँ 2.5 द्वीप कैसे हुए। यह पर्वत ही मनुष्य लोक की क्या है, सीमा है। इसी कारण 2.5 द्वीप और 2 समुद्र को मनुष्य लोक कहते हैं। एक बार डायग्राम में आ जाओ। फाइन, यहाँ बिल्कुल अच्छे से दिखाया हुआ है। ये जम्बूद्वीप, ये लवण समुद्र, ये धातकी खंड, ये कालोदधी, ये पुष्करार्ध, ये द्वीप हो गया और ये लिखा हुआ है ये पुष्करार्ध आधा ये। तो मनुष्य कहाँ जा सकता है, कहाँ तक? तो ये पहला द्वीप, फिर ये तो समुद्र है, फिर ये दूसरा द्वीप, तो ये पहला द्वीप, दूसरा द्वीप, फिर ये तो समुद्र आ गया। और ये जो तीसरा द्वीप था उसमें आधे तक ही जा सकते हैं क्योंकि ये मानुषोत्तर पर्वत आ गया। तो फर्स्ट द्वीप, सेकेंड द्वीप और ये आधा द्वीप, तो 2 और आधा यानी 2.5 द्वीप। इस तरह से मनुष्य की बाउंड्री कितनी है, ये 2.5 द्वीप तक ही है। ये 2.5 द्वीप को क्रॉस करके जो ये आधा पुष्करवर द्वीप और इसके बाद जो असंख्य द्वीप और समुद्र है उसमें मनुष्य नहीं जा सकता। ये ड्रॉ किया हुआ है 2.5 द्वीप, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 द्वीप है। तो मनुष्य ये 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है। नेक्स्ट, अब जो 2.5 द्वीप था ये बिल्कुल हाथ से कपड़े पर ड्रॉ करके उसमें कलर किया हुआ है। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। ये जम्बूद्वीप, ये लवण समुद्र, ये आपका पूरा ईश्वाकार पर्वत आने से ये पूर्व धातकी खंड, ये पश्चिम धातकी खंड, ये कालोदधी समुद्र और कालोदधी समुद्र के बाद ये जितना दिख रहा है वो पुष्करार्ध आधा है। ये आपका जो ब्लैक कलर का है वो मानुषोत्तर पर्वत है, ये बाहर का है वो मानुषोत्तर पर्वत। तो ये आधा पुष्करार्ध द्वीप, उसमें ये बीच में ईश्वाकार पर्वत आ गया, उसके कारण ये पूर्व पुष्करार्ध द्वीप और ये पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप हो गया। तो ये पूरा आपका 2.5 द्वीप जम्बूद्वीप, फिर ये दूसरा धातकी खंड और ये पुष्करार्ध आधा। यहाँ बीच में मानुषोत्तर पर्वत की इस साइड भी आधा पुष्करवर द्वीप है। तो ये 2.5 द्वीप आपका 2.5 द्वीप इस तरह से होता है। और ईश्वाकार पर्वत आने से ये पूर्व पुष्करवर द्वीप और ये पश्चिम पुष्करवर द्वीप। तो जैसी रचना जम्बूद्वीप में थी वैसी ही रचना पूर्व धातकी खंड में, वैसी ही रचना पश्चिम धातकी खंड में, और जैसी रचना धातकी खंड में सेम रचना कहाँ पर है, आधा पुष्करार्ध द्वीप है उसमें है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये आपका पूरा भरत क्षेत्र हो गया, यहाँ से लेके यहाँ भरत क्षेत्र। और जैसी रचना पूर्व में है वैसी ही रचना पश्चिम में। तो ये भरत क्षेत्र, फिर ये हिमवान पर्वत से जो 2 नदियाँ आई गंगा और सिंधु, तो और ये विजयात पर्वत, उसके कारण क्या हो गए 6 पोर्शन भरत क्षेत्र के हो गए। ये हिमवान पर्वत, उसके बाद ये नेक्स्ट क्षेत्र, तो क्षेत्र की 2 नदियाँ रोहित और रोहितास्य, उसके बाद महाहिमवान पर्वत, उसके बाद का क्षेत्र उसकी 2 नदियाँ, फिर निषद पर्वत, उसके ऊपर सरोवर, वहाँ से एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड रखना। जैसा यहाँ है वैसे ही कलर में यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। ये भरत क्षेत्र तो उसी कलर में, फिर ये हिमवान पर्वत तो उसी कलर में आपका हिमवान पर्वत, फिर ये जो हिमवत क्षेत्र तो उसी कलर में हिमवत क्षेत्र, फिर ये जो जम्बूद्वीप में महाहिमवान पर्वत तो उसी कलर में ये रहा महाहिमवान पर्वत, फिर जो नेक्स्ट क्षेत्र तो वो आपको दिख रहा है वो येलो कलर में नेक्स्ट क्षेत्र, फिर ये निषद पर्वत तो ये निषद पर्वत इधर धातकी खंड में भी है और पुष्करार्ध द्वीप में भी है। ये देखो सरोवर भी आपको सेम वैसे दिखेंगे,
ये विदेय क्षेत्र की पूरी रचना, तो यहाँ पे ये धातकी खंड की विदेय क्षेत्र और एक पुष्करार द्वीप की विदेय क्षेत्र। ये नील पर्वत जैसा जम्बूद्वीप में, वैसा ही धातकी खंड में है और ऐसा ही पुष्करार द्वीप में है। फिर ये आपका क्षेत्र आ गया, तो वैसा ही क्षेत्र आपको इधर दिख रहा है, ये पर्वत दोनों ही जगह दिख रहा है, नेक्स्ट क्षेत्र दोनों ही जगह दिख रहा है, ये नेक्स्ट पर्वत, ये भी जैसी रचना धातकी खंड में वैसे ही पुष्करार में। और लास्ट का जो ऐरावत क्षेत्र है, तो ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा नदी जो सिकरी पुंडरीक सरोवर से निकलेगी, उसके कारण ऐरावत क्षेत्र भी 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा दिख गया। और फिर से बीच में ईश्वाकार पर्वत आ गया। अब जैसी रचना यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने देखी थी, वैसी रचना यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए ईश्वाकार पर्वत का बड़ा रोल हो गया, उसके कारण पूरी रचना डबल हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने तीर्थंकरों के दर्शन हुए? 4 तीर्थंकर जो विदेय क्षेत्र में जम्बूद्वीप में है। तो यहाँ पे धातकी खंड में, पूर्व धातकी खंड में और 4 और पश्चिम धातकी खंड में और 4, तो टोटल 12 हुए। फिर पूर्व पुष्करार द्वीप में 4 तीर्थंकर और पश्चिम पुष्करार द्वीप में 4, तो कितने हो गए? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 8, 4 तरी 12 यहाँ पे, फिर 4 इधर पुष्करार्ध में 16 और पश्चिम पुष्करार्ध में और 4, तो टोटल 20। तो अपन जो बोलते हैं कि विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो आपको समझ में आ गया विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ पर है। 4 जो अभी जम्बूद्वीप में हैं, पूर्व पुष्करार द्वीप में 4, पूर्व धातकी खंड में 4, पश्चिम धातकी खंड में 4, पूर्व पुष्करार्ध में 4 और पश्चिम पुष्करार्ध में 4, तो 4 5 20। इस तरह से 20 विद्यमान तीर्थंकर हुए। और जो पंच मेरु है उसमें सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में आपको ये दिख रहा है, जम्बूद्वीप का सुदर्शन मेरु। फिर ये पूर्व धातकी खंड का विजय मेरु, पश्चिम धातकी खंड का अचल मेरु, पूर्व पुष्करार द्वीप का मंदर मेरु और पश्चिम पुष्करार द्वीप का विद्युन्माली मेरु। तो आपको ये 5 मेरु जैसे लाइन में रहे। आप ऊपर से ये 2 डायमेंशन में, बाकी ये पूरी रचना ऐसी होती है। तो कोई स्वर्ग से नीचे मध्य लोक को देखे तो उसको पंच मेरु ऐसे सीक्वेंस से ऊपर से दिखेंगे। तो ये सुदर्शन मेरु यहाँ पे होता है, सेकेंड नंबर का पूर्व धातकी खंड में, थर्ड नंबर का मेरु जो अचल मेरु है वो पश्चिम धातकी खंड में, चौथे नंबर का मेरु वो पूर्व पुष्करार द्वीप में और 5वें नंबर का मेरु पश्चिम पुष्करार द्वीप में होता है। इस तरह से पंच मेरु कोई जम्बू द्वीप में नहीं होते। भले अपन पंच मेरु की पूजा करते हैं, लेकिन अपन समझते सब इधर ही होंगे। तो इधर तो खाली एक सुदर्शन मेरु जो सबसे बड़ा है, 1,40,000 योजन का वो है, बाकी इस तरह से होते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया। तो अपन ने जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम चैत्यालय देखे थे। धातकी खंड में पूर्व धातकी खंड के 78 ऐड किए, फिर पश्चिम धातकी खंड के 78 ऐड किए, तो 234 हुए थे। ठीक है, और ईश्वाकार पर्वत का एक अकृत्रिम चैत्यालय और ऊपर की ईश्वाकार पर्वत का एक अकृत्रिम चैत्यालय, 236 हुए। फिर ये पूर्व पुष्करार द्वीप है, उसके 78 ऐड करो और पश्चिम पुष्करार द्वीप के 78 और ऐड करो। ठीक, तो 392 दोनों के हो गए। पूर्व पुष्करार द्वीप और पश्चिम पुष्करार द्वीप के 78 ऐड किए, और 393 ये ईश्वाकार पर्वत का और 394 ये ईश्वाकार पर्वत के एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो अभी तक अपने कितने पूरे हुए? 394 अकृत्रिम चैत्यालय फिनिश हुए। और मानुष्योत्तर पर्वत में अपन ने पढ़ा था कि चारों दिशा में, यहाँ पे एक सिद्धायतन कूट है, यहाँ पे एक मानुष्योत्तर पर्वत पर सिद्धायतन कूट है, यहाँ पे मानुष्योत्तर पर्वत पर एक सिद्धायतन कूट है, और यहाँ पे मानुष्योत्तर पर्वत की इस दिशा में एक सिद्धायतन कूट है। तो 4 अकृत्रिम चैत्यालय इसके गिन लीजिए। तो 394 + 4 तो कितने हो जाएंगे? 398 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना मानुष्योत्तर पर्वत तक हो जाती है। और मध्य लोक के टोटल अकृत्रिम चैत्यालय 458 है। तब जितने बचे हैं उन सबको अपन नेक्स्ट में देखेंगे। आज मानुष्योत्तर पर्वत जहाँ तक मनुष्य जा सकता है वहाँ तक के अकृत्रिम चैत्यालय 398 आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल समझना हो तो जम्बूद्वीप के 78 याद करके 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। एक जम्बूद्वीप का, एक पूर्व पुष्करार का, एक पश्चिम का, एक पूर्व धातकी का और एक पश्चिम धातकी का। इस तरह 78 × 5 कर लो तो 390 हो जाएंगे।
मानसोत्तर पर्वत के 4 ऐड कर लो तो 394 हो जाएंगे, और दोनों चारों ईश्वाकार के 4 ऐड कर लो तो 398। इस तरह से इजीली आपको 398 अकृत्रिम चैत्यालय की गणना यहाँ फिनिश हुई। अब कल अपन आगे के जो असंख्य द्वीप और समुद्र बाकी है उसमें कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है उन सब का डिस्क्रिप्शन समझेंगे। आज इतना ही। तो यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। अब नंदीश्वर द्वीप, रुचकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप में भी अकृत्रिम चैत्यालय है, उन सबके अपन दर्शन करेंगे, और बाकी असंख्य द्वीप और समुद्र में क्या है वो अपन बाद में समझेंगे। अब जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी।